8. रात के 12 बज रहे थे। चारों तरफ से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। छत पर खड़े वेदा के हाथों में फोन था, जो कि अब तक कट चुका था। प्रेसिडेंट का उन्हें कॉल आया था और जो उन्होंने बात बताई थी उससे वेदा बिल्कुल चौंक गए थे। ऐसी बात या कहीं ऐसी चेतावनी जिससे कहीं ना कहीं उनके पैर कांपने लग गए। कभी भी प्रेसिडेंट इतना पैनिक नहीं हुए थे जितना वो आज लग रहे थे। ऊपर से उन्होंने कहा कि कल वो इस घर में रेड पड़वाएंगे, पर आखिर क्या है यहां पर? क्या है उस पत्थर का राज जो स्मृति के चाचा दबाकर बैठे हुए? वेदा ये सब सोच ही रहे थे कि तभी वेदा को नेगेटिव पावर फील हुई। ये वही नेगेटिव पावर थी जो ना जाने कितने दिनों से इस घर में फील हो रही थी, पर जहां वो एनर्जी उन्हें आकर्षित नहीं कर रही थी अपनी तरफ, आज वो करने लगी थी और वो बहुत ज्यादा आक्रामक हो चुकी थी। वेदा ने अपने मन को शांत किया। उन्हें यह पता लग चुका था कि उनके पीछे कोई आकर खड़ा हो चुका है। वेदा धीरे से पलटे तो उन्होंने देखा पीछे स्मृति के चाचा खड़े थे। उन्होंने हाथ में एक सिगरेट पकड़ी हुई थी। वो सिगरेट का एक कश लेते हैं, धुआं वेदा की तरफ फेंकते हैं। अमूमन लोग जब धुआं छोड़ते हैं तो वो सफेद रंग का होता है, पर वो काले रंग का था। वेदा समझ गए कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। वो वेदा के करीब आए और धीमे से बोले, तुम खुद को जितना चालाक समझते हो उतने हो नहीं। पंडित वेदांत मिश्रा, या कहें पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वेदा। तुम्हें जब मैंने पहली बार देखा तभी मैं समझ गया था कि तुम्हारे पास कोई ना कोई पावर्स है और तुम यहां करने क्या आए हो। मैं तो बस नाटक कर रहा था अब तक, एक आम सा इंसान बनने का, जो कि मैं हूं भी, पर उसके लिए जो मेरे राज को नहीं जानता। मेरी डायरी तुमने चुरा ली, मतलब तुम्हारा वो साथी चुरा कर ले गया जो मेरे कमरे में आया था, आर्यन। वो अपना फोन छोड़ कर गया। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इतनी कीमती चीजें हैं, मैं मेरे कमरे में कैमरा नहीं लगा के रखूंगा? जब मेरी डायरी मुझे नहीं मिली तो मैं तुरंत ही चेक करना चाहता था, पर उसी बीच स्मृति की मां आ गई और उससे मैं मना तो नहीं कर सकता था ना, है तो वो मेरी ही। पर उसके जाते ही जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि वो पीठ पीछे मेरे कमरे में आया था। उसने अपना फोन यहां पर छुपाया और उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। ये सब चीजें तुम्हें शोभा तो नहीं देती ना? वो हंसने लगा। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी वो गुर्राते हुए बोले, क्या है वो पत्थर और तुम्हारे पास क्या कर रहा है? और क्या तुम ही वो हो जिसने स्मृति के पापा को मारा? जिस पर स्मृति के चाचा बोलते हैं, तुम्हें सब कुछ सच में क्यों बताऊं? तुम हो कौन? भगवान? खैर, भगवान तो सब जानते ही हैं, पर जानते हो तुम भगवान की कई बातों को सुनते हैं, पर भगवान तुम्हारी नहीं सुनते, हमारी कोई विनती नहीं सुनते। मैंने कितनी विनती की, मैंने मन्नतें मांगी, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला नहीं। मेरी तड़प इतनी ज्यादा थी कि मुझे फिर अंधेरे का साथ लेना पड़ा। वेदा की आंखें बड़ी हुई। वो बोले, अंधेरे का साथ? क्या तुम्हारे पास कर्ण पिशाचनी भी है? ये सुनकर स्मृति के चाचा संदीप ने मुंह थोड़ा सा टेढ़ा किया और कहा, तुम क्या ये छोटी मोटी पिशाचनियों के नाम ले रहे हो? मेरे पास वो है जिनके सामने पिशाचनी अभी घुटने टेक देती है। मेरे पास वो है जिसके सामने आते ही हर भूत हार जाता है। मेरी हर इच्छा को वो पूरा करता है, हर एक इच्छा को। जिस पर वेदा बोले, तुम ये मत भूलो कि काली शक्तियां भले ही तुम्हारी इच्छा को पूरी करती हैं, पर वो बदले में कुछ लेती हैं। कुछ नहीं, सब कुछ ले लेती हैं। ऐसी चीजें भी जो तुम्हारे दिल के करीब हो, वो तुम्हारे गम, तुम्हारे दुख पर पलती हैं। ये सब चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर तुम्हारी इच्छा कहीं ना कहीं पूरी हो रही है, मतलब तुमने कोई ना कोई डील की है और कोई ना कोई संधि। ये सब ठीक नहीं है। संदीप सिगरेट को मुट्ठी में दबाता है और वो एकदम से राख में बदल जाती है। वो बोलता है, हाँ हाँ,
ये सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने डील की है, मैंने खुद को सौंप दिया है उसको, जिसका वो पत्थर है। उस पत्थर में कुछ नहीं है। जिसका वो पत्थर है उसमें सब कुछ है। तुम क्या जानो वेदा, इस दुनिया में क्या क्या है? जानते हो, हमारे यहाँ भगवानों की परिभाषा अलग है, दूसरे देशों में अलग है, और हर देश के अपने अलग अलग ही भगवान हैं। हर देश के, हर समुदाय के, हर इंसान के भगवान बदलते रहते हैं, उनकी मान्यताएं बदलती रहती हैं। इंसान भगवानों के पीछे लड़ता रह जाता है। पर जानते हो, जैसे हर देश की, हर समुदाय की अलग आस्था होती है, अलग भगवान होती है, अलग मान्यताएं होती हैं, वैसे ही हर देश की, हर स्थान की ताकतें भी अलग अलग होती हैं। ये जो पत्थर है, एक ऐसे कबीले से लेकर आया हूं मैं, जो सदियों से बुरी शक्तियों की पूजा करते हैं। उसमें से कैसी शक्ति जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये पत्थर उस क्रिएचर का बस एक छोटा सा अंश है, और ये मुझे ऐसे ही नहीं मिला। खुद का सौदा किया मैंने, खुद का सौदा। वेदा से रुका ना गया, वो तुरंत बोले, ऐसा क्या चाहिए था तुम्हें जो तुमने खुद का सौदा कर दिया? ऐसी क्या चीज है वो? एकदम से संदीप की आंखों में आंसू आ गए। वो भावुक होते हुए बोला, क्या था मेरे पास? मुझे सब कुछ चाहिए था। भैया ने मेरा हक छीना, पिताजी का पूरा बिजनेस अपने नाम कर लिया, छोटा हूं बोलकर मुझे एक नौकरी लगवा दी, क्लर्क की। मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं आया। एक लड़की से मैं बेहद प्यार करता था, वो मुझे छोड़कर चली गई। जानते हो, 28 साल की उम्र तक मैंने किसी लड़की को छुआ तक नहीं। साला किस्मत थी कि क्या क्लर्क की जॉब मिली, पैसे कुछ होते नहीं थे, भैया से मांगता था तो ताने सुनने को मिलते थे, जैसे आज भी मुझे सुनने को मिला। क्लर्क की जॉब करते करते पिस चुका था मैं। मेरा प्यार तो मुझसे दूर जा चुका था, ऊपर से लड़की कोई भाव नहीं देती थी। इसी बीच मुझे साक्षी दिखी, यानी कि स्मृति की माँ। उसका वो बदन देख मेरा दिल वहीं गिर गया। मैंने उसे कहा कि मेरी हो जा। उसने कहा उसकी बेटी है और पति है, वो अपने पति से बहुत प्यार करती है। मैंने कहा मुझे इससे शादी थोड़ी करनी है, और मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता कि तेरी बेटी है, तेरा पति है। मुझे बस वो सुख दे दे जो चाहिए मुझे। नहीं मानी वो। फिर क्या मेरी सन की? मैंने बहुत पीछा किया उसका, बहुत मनाया, पर मानती नहीं थी। रोज जब मैं उसे देखता था, रोज मन करता था किसे बाहों में भर लूं अपने, पर मुझसे ना रहा गया। पर होता ही नहीं था ऐसा, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने भगवान से मन्नतें मांगी कि एक बार, बस एक बार, पर नहीं, कुछ नहीं हुआ। इधर से क्लर्क की जॉब, उधर से मेरा प्यार चला गया, इधर साक्षी नहीं मान रही। मेरी बुद्धि घूमी। मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना होगा। इंटरनेट में तो बहुत सी चीजें मैं जानता था डार्क वेब, और वहां पर मुझे एक ऐसी चीज के बारे में पता चला, ऐसा समुदाय जो एक ऐसी चीज की पूजा करता है जो इस दुनिया की है ही नहीं, और उसका अगर एक अंश भी हमारे पास आ जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मुझे वहां से जानकारी मिली, मैं बिना देरी के वहां पर गया। जानते, उसके लिए मैंने भैया के 5 लाख रुपए चोरी किए। आज तक उन्हें लगता है कि उनके असिस्टेंट ने चोरी किए थे, जिसको उन्हें नौकरी से निकलवा दिया। कितना बड़ा गधा है ना मेरा भाई। मैं कैसी जगह पहुंचा जहां एक इंसान दूसरे इंसान को खाता है। वो खुद को दर्द देने के लिए रोज अपने शरीर पर गरम गरम सलिए मारते हैं, खुद को तड़पा तड़पा कर उस एक क्रिएचर को ताकत देते हैं जो ना जाने कितने वक्त से वहां पर कहते, और जहां वो कहते वो एक पहाड़ी है, और उसी पहाड़ी का ये छोटा सा पत्थर है, उसका अंश है ये। कुछ रिचुअल होते हैं, मैंने किया, खुद को सौंप दिया उनको, और बस उसके बाद मैंने जो मांगा मुझे सब कुछ मिला। बस एक चीज और मांगी थी, वो मिली नहीं, पर अब मिल जाएगी। वेदा के मन में एक सवाल था जो शुरू से ही उन्हें तंग कर रहा था। उन्होंने पूछ ही लिया, मुझे ये तो पता था कि तुम स्मृति की मां को पसंद करते हो और वो तुम्हें, पर अगर तुम उसे पसंद करते थे तो तुमने उससे शादी न करके किसी और से शादी की। और अब तक मुझे लग रहा था कि स्मृति के स्टेप फादर ने स्मृति के पापा को मारा होगा, पर तुमने मिलकर मारा, मतलब स्मृति के जो स्टेप फादर है वो तो बाद में आए। ये सब तुमने क्या किया? तुम अभी भी स्मृति की मां के साथ हो, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए थी, पर तुमने अपने भाई की शादी उससे करवा दी। जिस पर वो बोला,
क्योंकि मुझे उससे प्यार नहीं था। बस जो चाहिए था वो, समझ रहे हो ना। प्यार तो मैं बस उसी से करता हूं जो मुझे छोड़ कर गई थी। पत्थर आने के बाद मैंने उसे अपना बना लिया जबरदस्ती। आज वो मेरी पत्नी है, शादी कर ली मैंने उससे। और फिर क्या, वो भी तो मेरे घर में ही है और स्मृति की माँ भी मेरे घर में ही है। पर जो जिस्मानी सुख मुझे स्मृति की माँ से मिलता ना, वो कहीं से नहीं मिलता। रखैल है वो मेरी एक तरह से। ये सुनते ही वेदा का खून खौला। उन्होंने संदीप का गला पकड़ा, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना वेदा ने भी नहीं की थी।